अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अली हमज़ा और हमेशा की तरह मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के मामलात को समझना है तो हमें बैनुल अक़वामी तनाज़ुर में चीज़ों को देखना होगा। और आजकल इसराइल की जो मदाखलत है पाकिस्तान और सऊदी रिलेशन में, उसका बड़ा तज़किरा हो रहा है। लास्ट वीडियो में मैंने अरब और अजम की एक तारीख़ आपके सामने रखी थी और उसका मकसद ये था कि ये अरब और अजम की तकसीम को ही किस तरह मगरबी ताकतें हमेशा इस्तेमाल करती रहीं और ना भी चाहते हुए मुसलमान किस तरह इस चाल का हिस्सा बनते रहे। मैंने लास्ट वीडियो में ये कहा था कि अगली वीडियो में यानी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पिछले 100-150 सालों में किस तरह अरब और अजम की तकसीम को मगरबी ताकतें इस्तेमाल करती रहीं और कौन इस्तेमाल होता रहा। ये कहानी शुरू होती है अल सऊद फैमिली से। अच्छा, आपको मैं ये बता चुका हूँ कि ये खिलाफत अब्बासिया और खिलाफत उस्मानिया में अरब अजब की तकसीम को कम करने की कोशिश की गई, लेकिन ये दोनों जो खिलाफत के अदवार हैं यहाँ पे हमें अजम डोमिनेंस नज़र आती है। और अजम डोमिनेंस का मतलब है कि जो बनु उमैया ने अरब डोमिनेंस की एक सोच पैदा की थी जो कि यकीनन इस्लाम के नज़रियात के भी ख़िलाफ़ थी और खिलाफत राशिदा में जो हमें एक रास्ता हमारे लिए मुतय्यन किया गया था वो उसकी रूह के भी ख़िलाफ़ थी। तो यकीनन दो अदवार तवील गुजरे खिलाफत अब्बासिया और उस्मानिया के, तो अरब डोमिनेंस तो कहीं नहीं थी। तो अरब डोमिनेंस पैदा करने की कोशिश इस पूरे अरसे में की जाती रही, मुख्तलिफ अंदाज में ये कोशिशें जारी रहीं। आखिरकार अल सऊद फैमिली 1744 में उन्होंने एक पहली अपनी स्टेट खड़ी कर दी। बुनियादी तौर पे शुमाल मगरबी सऊदी अरब जो है, जो रियाज का इलाका है, वहाँ पे उन्होंने अपनी पहली स्टेट बनाई जिसे सऊदी स्टेट उन्होंने कहा। उस सऊदी स्टेट को ऑटोमन एम्पायर ने ख़त्म किया, लेकिन दोबारा अल सऊद फैमिली ने सऊदी स्टेट 2 बनाई जो कि नज्द के इलाके में थी। और ये सऊदी स्टेट जो थी इसमें वहाबीज़म एक्सपेंशन भी हमें नज़र आई। वहाबिज़म क्या है या वहाब कौन थे? वो बेसिकली एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजिस्ट थे, उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी थी और अरब बेस्ड आइडियोलॉजी थी वो। सो उसकी एक्सपेंशन हमें नज़र आई और नज्द में 1824 में सेकंड स्टेट सऊद ने बनाई और फिर थर्ड स्टेट 1902 में, यानी नज्द को एक्सपैंड किया उन्होंने और उन्होंने थर्ड स्टेट जो सऊदी स्टेट है वो 1902 में बनाई। अच्छा, 1902 तक जो स्टेट्स बनती रहीं ये तमाम स्टेट्स ऑटोमन एम्पायर यानी खिलाफत उस्मानिया के मुखालिफ थीं और यकीनन खिलाफत उस्मानिया इन स्टेट्स को ख़त्म करना चाहती थी। अब ये आपको समझना चाहिए कि खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़ कौन लोग थे जो दूसरी कुव्वतें थीं, और वो कुव्वतें थीं मगरिब की। और उस वक्त मगरिब की जो कुव्वत एक्चुअली बढ़ चढ़ के सामने आ रही थी वो थी बरतानिया की शक्ल में, यानी ताज बरतानिया जो था वो इंपीरियलिस्टिक सोच के साथ बढ़े जा रहा था और दुनिया पे उसने काफ़ी कब्ज़ा कर लिया था। और साथ हमें फ्रेंच जो है उनका तासुर भी नज़र आता है इंपीरियलिज्म के अंदर। उन्होंने भी अपनी स्टेट्स को डोमिनियन स्टेट्स जो हैं वो बनाई, वहाँ पे कब्ज़ा किया और उनके रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया। इंपीरियलिज्म क्या है, इंपीरियलिज्म के क्या असरात रहे हैं, इसमें मैं आपको एक अलग वीडियो जो है आपकी नज़र करूँगा जिसमें मैं आपको इंपीरियलिज्म की शुरुआत और उसके बाद उसका ख़ात्मा और उसके नुकसानात आज तक जो कायम हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। सो एनीवेज लेट्स गेट बैक। 1902 से ऑनवर्ड 1915 में सऊद फैमिली ने यानी सऊदी स्टेट ने एक डैरन ट्रीटी साइन की। एक डैरन पैक्ट भी उसे कहा जाता है, एक मुआहिदा था जो बेसिकली सऊद फैमिली ने ब्रिटिश एम्पायर के साथ किया। और ब्रिटिश एम्पायर के साथ ये जो ट्रीटी थी इसका जो मकसद था, इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो बड़ी सादा सी थी। नंबर 1 कि सऊद फैमिली ने कहा कि जी हम ब्रिटिश राज की प्रोटेक्शन के अंडर आते हैं, आपने ताज बरतानिया की ग़ुलामी कबूल कर ली। और सेकेंडली आपने ये अश्योरिटी दी कि यानी कि सऊद फैमिली ने अश्योरिटी दी कि कुवैत और कतर जो है उसके ऊपर हमला नहीं करेंगे जो कि ब्रिटिश राज के अंडर थे। और ऑन दी अदर हैंड उन्होंने ये कहा कि हम ब्रिटिश को चाहेंगे कि वो हमारी हेल्प करें कि हम मक्का के शरीफ जो हैं उनको हटा के अपना कब्ज़ा जो है वो हिजाज पे कायम कर सकें। ट्रीटी का एक और एस्पेक्ट था और एक और टर्म थी और वो थी कि ऑटोमन एम्पायर के ख़िलाफ़ मिडल ईस्ट के अंदर सऊद फैमिली ब्रिटिश हुकूमत का साथ देगी।
वर्ल्ड वॉर वन की शुरुआत हो चुकी थी और उस वक्त ऑटोमन एम्पायर बुनियादी तौर पे जर्मनी को सपोर्ट कर रही थी और जर्मनी के ख़िलाफ़ जो ताकतें थी वो ऑटोमन एम्पायर के भी ख़िलाफ़ थी। लेकिन यहाँ पे बेसिकली सऊद फैमिली ने 1915 में डैरन पैक्ट के ज़रिए ये मुआहिदा कर लिया कि हम ऑटोमन एम्पायर के ख़िलाफ़ मिडल ईस्ट में ताजे बरतानिया का साथ देंगे। और ये जो सऊद फैमिली की ट्रीटी थी बुनियादी तौर पे ये अरब ज़दा सोच थी कि हम इतनी दहाइयों से बाहर निकले हुए हैं एंड वी वांट अरब डोमिनेंस इन हिजाज के अंदर, और इस्लामी तारीख़ में इस्लामी उम्मत की डोमिनेंस जो थी वो अजमियों के पास थी पिछले कई दहाइयों से, बनु उमैया के बाद से। सो अरब्स वर इन द परसुएंस ऑफ कि वो अरब डोमिनेंस दोबारा कायम करें। और फिर 1932 में सऊदी अरब वजूद में आ गया, यानी आज का सऊदी अरब जो है जिसके पास बुनियादी तौर पे मक्का, मदीना, हिजाज और पूरे पेनिनसुला जो है उसका कब्ज़ा है, हाकमियत है, वो 1932 में हो गई। अच्छा, यहाँ पे बात समझने की ज़रूरत है कि 1932 से पहले और 1932 के बाद हमें नज़र आता है कि अल सऊद फैमिली जो है उन्होंने अपने ताल्लुकात बरतानिया और बरतानिया के बाद अमेरिका के साथ बढ़ाते चले गए, और अमेरिका और बरतानिया और मगरिब ताकतें जो थीं उनका इंटरेस्ट जो था वो डेफिनेटली ऑयल भी था, ब्लैक गोल्ड भी था, और इस पूरी बेल्ट को इस्तेमाल करना था अपनी डोमिनेंस यानी वेस्टर्न डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए। डेफिनेटली 1900 की दिहाई में चीज़ें बदलना शुरू हुई, सल्तनतें जो हैं वो रियासतों में कन्वर्ट होना शुरू हुई, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट जो है वो राइज हुआ। तो वो जो ब्रिटिश राज था वो तो सुकड़ रहा था, लेकिन वेस्टर्न जो राज था वो ख़त्म नहीं हुआ था, उसकी शक्ल स्टेट की सूरत में सामने आ रही थी। सो उस पूरी गेम में अल सऊद फैमिली ने जब हिजाज के ऊपर वो काबिज़ 1932 में हो गए और उन्होंने सऊदी अरेबिया डिक्लेयर कर दिया, तो वहाँ पे अब उन्होंने मुकम्मल साथ दिया अमेरिकन फोर्सेस का, और वहाँ पे अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स जो हैं आनी शुरू हुई, एंड दैट्स ऑल इज़ हैपनिंग। बट इसमें जो चीज़ हमारी मतलब इंटरेस्ट की थी, जो मैं जोड़ना चाह रहा था, वो ये थी कि ये अरब डोमिनेंस की कहानी थी, और इसी दौरान हमने ये तो देखा कि एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड एक अरब लीग भी है, और अरब लीग में 22 अरबी ममालिक हैं और उसमें किसी अजमी मुल्क की शमूलियत की इजाज़त नहीं है। सो मतलब हैरानगी वाली बात है कि अगर OIC है, इस्लामिक ममालिक की रिप्रेजेंटेटिव एक तंजीम है, तो अरब लीग की क्या ज़रूरत है भाई? तो उन्होंने कहा नहीं, अरब की जो आइडेंटिटी है वो डिफरेंट है। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, तो क्या फिर अजमी मुसलमानों की भी कोई अलग आइडेंटिटी होनी चाहिए? यानी आर वी टॉकिंग अबाउट अजम लीग नाउ, और शुड वी थिंक फॉर अजम लीग? मैं दोहराए देता हूँ, पाकिस्तानी अरबी नहीं है, अजमी है। सो कल अगर अजम लीग की बात होती है तो आई थिंक कि पाकिस्तान को अजम लीग का साथ ही देना चाहिए, और ऐसा ही होगा भी। सो सऊद की अल सऊद फैमिली का ये पूरा जो आपको कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ बताई, मैंने डेवलपमेंट बताई, इसके पीछे साम्राज्यी ताकतें थी, इसके पीछे मगरबी ताकतें थी। और इसी दौरान फिर 1948 में इसराइल का सामने आना, और फिर वो कहानी चलना, और आज इसराइल का प्ले अराउंड करना मिडल ईस्ट के अंदर, और सऊदी फैमिली जो है उनका इसराइल के साथ ताल्लुकात बढ़ना, बहरीन और UAE के मुआहदे इसराइल के साथ होना, और फिर पाकिस्तान पे प्रेशर होना, पाकिस्तान में फंडिंग आना, और उस फंडिंग के ज़रिए प्रोपेगेंडा खड़ा करना। ये सब जो कहानी है ये इसीलिए है कि अरब और अजम की एक तफरीक कायम है, और इस तफरीक को कायम करने में अल सऊद फैमिली जो है बनु उमैया के बाद दूसरा टूल है मगरबी ताकतों का। सो हम कह सकते हैं कि जहाँ बनु उमैया ने अरब डोमिनेंस की बात की और सोसाइटी को अरब मुस्लिम्स और नॉन अरब मुस्लिम्स की कैटेगरी में बांटा, तो बनु उमैया के बाद इतनी दहाइयों के बाद अल सऊद उसी स्कूल ऑफ थॉट को दोबारा लेके आए हैं। अल सऊद फैमिली अरब डोमिनेंस की वजह से टर्की से,
ایران سے اور دیگر اجمی ممالک سے جو ہیں وہ خائف بھی ہیں، اور اس خوف کو ختم کرنے کے لیے وہ اجمی ممالک کے ساتھ دوستی کی طرف نہیں جا رہے، بلکہ وہ ان طاقتوں کا ساتھ لینا چاہ رہے ہیں جن طاقتوں نے سعود فیملی کو سعودی عرب بنا کے دیا، یعنی ویسٹرن پاورز، اور آج انہی ویسٹرن پاورز کے ساتھ مل کے عجم کی ڈومیننس کو روکنے کے لیے سعودی فیملی اور یہ پورا جو عرب لیگ ہے، مطلب آنے والے دنوں میں عرب لیگ پروبیبلی اسرائیل کو تسلیم کر لے، فلسطین بھی عرب ملک ہے، مطلب یہ بڑی حیرانگی والی بات ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔